सो आइनिक इक्विलिब्रियम में बच्चे बहुत ऑन एंड ऑफ आ रहे हैं, तो पिछले लेक्चर जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं वो ऑलमोस्ट यूट्यूब पे डल गए हैं, वो मैं शेयर कर दूँगी, वो अपने प्लीज़ पीछे के गो थ्रू कर लेना जब भी आपको टाइम मिलेगा। अदरवाइज आई टोल्ड यू कि जनवरी में मैं कुछ छुट्टियाँ करूँगी तब आपने पढ़नी है। तो अब आज का लेक्चर भी मैं इसीलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि सम स्टूडेंट्स हैव गॉन आउट, सम आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ रेनिंग एंड ऑल। तो मैं ये अपलोड करती रहूँगी, आपको जब जब टाइम मिलेगा आपने गो थ्रू करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत टफ टॉपिक्स हैं, ठीक है। एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद टू मेन टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सोल्ट हाइड्रोलिसिस। दो मेन टॉपिक है हमारे आयनिक इक्विलिब्रियम के। वन इज द सोल्ट हाइड्रोलिसिस एंड सेकेंड इज द बफर सोल्यूशन। बिफोर आई पिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एंड बफर सोल्यूशन, तो लेट मी टेल यू कि हम पीएच के क्वेश्चंस कर रहे थे और हमने बड़ी सारी टाइप्स कवर करने की कोशिश करी। टाइप 1 में स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कैसे निकालते हैं, टाइप 2 में स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे निकालते हैं, देन वी डिड दी अदर टाइप्स वीक एसिड। वीक एसिड में H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन C अल्फा करके अल्फा कैसे निकालते हैं, रूट के A/C। फिर हमने वीक बेसिस का केस लिया। फिर टाइप 5 ली थी। टाइप 5 में हमने क्या किया था, एसिड और बेस दोनों डाल दिए थे। तो एक सोल्यूशन जिसमें एसिड भी है बेस भी है ना, तो उसका जो पीएच होगा उसके लिए हमें पहले दोनों के मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। जिसके ज़्यादा मोल्स हैं उसमें से कम वाले के माइनस करके अल्टीमेटली या तो H पॉजिटिव बचेंगे अगर एसिड ज़्यादा है, या OH नेगेटिव बचेंगे अगर बेस ज़्यादा है। ये वाली टाइप भी कवर करी थी। उसके बाद हमने वेरी डाइल्यूट एसिड लिया। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था कि अगर HCl की कंसंट्रेशन 10⁻⁻8 गिवन हो, तो अगर आप डायरेक्टली पीएच के फॉर्मूले में माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव में 10⁻⁻8 पुट कर दोगे तो पीएच 8 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज एसिड का पीएच कभी 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सच एन एसिड इज अ डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड के लिए हमने वाटर में से जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आ रही थी 10⁻⁻7 उसको भी कंसिडर किया था। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, मैं आपको पीएच का एक टॉपिक करवाना चाहती हूँ। अब तक हमने जितनी भी टाइप्स करी हैं उसमें हमने पीएच कैलकुलेट करा है बाय हुक और क्रोक। मतलब डायरेक्टली पीएच कैलकुलेट करा है या इनडायरेक्टली पीएच कैलकुलेट करा है यूजिंग द फॉर्मूला पीएच प्लस POH इक्वल टू 14, बट पीएच कैलकुलेट करा है। आज मैं आपको वो क्वेश्चन करवाने वाली हूँ जिसमें आपको पीएच गिवन हो और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी। दैट इज अभी तक क्या होता था कि आपके पास फॉर्मूला होता था pH इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयंस। आपको H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन गिवन होती थी, आप इसमें पुट करते थे और pH निकालते थे। आज मैं आपको इसका दूसरा वे कराना चाहती हूँ। कई बार क्या होता है कि हमें क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट टाइप है, जब pH गिवन हो और H पॉजिटिव निकालना। लेट अस सपोज कि अगर आपको एक क्वेश्चन है कि एक सोल्यूशन है उसका pH 3.98 है, तो pH की वैल्यू आपको 3.98 गिवन है। आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन या हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आप कहोगे कि लॉग उधर लिख रहा है तो माइनस साइन उधर लेके जाओगे, -3.98। फिर आपको अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालनी है तो ऑब्वियसली जो उसके साथ लॉग दिया होगा वो भी आप उस साइड लेके जाओगे। लॉग उस साइड जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। अब मैं आज आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे ये एंटी लॉग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपको जो भी नेक्स्ट, अब देखो ऑब्वियसली अगर आपको पीएच कैलकुलेट करना है तो बिकॉज पीएच की डेफिनेशन ही क्या है, नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H पॉजिटिव आयन, यानी कि माइनस साइन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपको जो मर्जी पीएच की वैल्यू गिवन हो, 3.98 गिवन हो, 13 गिवन हो, 14 गिवन हो, ये माइनस तो उधर शिफ्ट करोगे ही करोगे। तो ऑब्वियसली जब आप लॉग उधर लेके जाओगे तो एंटी लॉग हमेशा एक नेगेटिव नंबर का ही देखना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, इस नेगेटिव नंबर को पहले ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, जैसे मैं इस एंटी लॉग को एक इंटीजर में और एक डेसिमल वैल्यू में अलग अलग कर दूंगी। जैसे अगर मेरे पास -3.98 है तो -3.98 इज द सम ऑफ -3 एंड -0.98, ठीक है। इसमें जो ये इंटीजर वैल्यू होती है इसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो डेसिमल वैल्यू थी उसको मैंटीसी
मैंटीसा बोलते हैं। जब भी हम एंटीलॉग देखते हैं तो जब तो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। एक डेसिमल के पहले वाला पार्ट होता है जिसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो एक डेसिमल वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैंटीसा। ठीक है, अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट है ये तो 10 की पावर में जाना होता है। जैसे अगर आपको -3 का एंटीलॉग कोई पूछे तो आप बोलोगे 10 की पावर -3। बट ये जो मैंटीसा है इसका आपको एंटीलॉग देखना पड़ता है फ्रॉम द एंटीलॉग टेबल। आई अगेन रिपीट, जब भी हम एंटीलॉग देखते हैं अगर पॉजिटिव नंबर हो 3.98 तो 3.98 में भी दो चीजें आपको दिख रही है, एक 3 दिख रहा है, एक 0.98 दिख रहा है। तो जो इंटीजर वाली वैल्यू है 3 उसको कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं, और जो 0.98 होता है उसको मैंटीसा बोलते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो 10 की पावर में चली जाती है। जैसे अगर 3 है तो 10 की पावर 3, और जो 0.9 होता है वो मैंटीसा होता है, उसकी वैल्यू में एंटीलॉग टेबल से देखनी होती है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हमारे पास मैंटीसा है -0.98, इसको आपको पॉजिटिव बनाना है। क्योंकि आप एंटीलॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का देख सकते हो। अब -0.98 को पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? अगर मैं -0.98 में 1 प्लस कर दूं, अगर मैं हमेशा जो डेसिमल वाला नंबर होगा उसमें आपने क्या ऐड करना है, बट आप ऐसे 1 ऐड तो कर नहीं सकते। तो अगर मैं 1 माइनस भी कर दूं और 1 ऐड भी कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी सेम नंबर में एक नंबर ऐड कर दूं और वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एक ही बात है। अब इससे फायदा क्या हुआ, -3 क्या बन गया, -3 -1 क्या बन गया, -4। लेकिन इस +1 के ऐड करने का क्या फायदा हुआ, इस +1 ने 0.98 को माइनस करके 0.12 पॉजिटिव बना दिया। आई अगेन रिपीट, -3 भले आपका -4 बन गया, लेकिन -3 अगर -4 बन भी गया तो इंटीजर ही रहा, उसमें तो 10 की पावर में ही जाना है। लेकिन इस 1 को माइनस और 1 को प्लस करने का ये फायदा हुआ कि इस -1 ने -3 को ज्यादा फर्क नहीं किया, -3 को -4 बना दिया। बट इस +1 करने से आपका जो 0.98 है वो माइनस होके +0.12 हो गया। अब आपने इसका एंटीलॉग कैसे देखना है, -4 तो 10 की पावर में चला जाएगा। Now all you have to see is the antilog table of 0.12. अब आप एंटीलॉग टेबल में जाओगे, 1 सेकंड, एंटीलॉग क्या बंद हो गया, कैलकुलेशन 0.02 नहीं आएगा। अच्छा हाँ 2 मिनट, तो एंटीलॉग 0.02 आएगा। पॉइंट 0.02 का आएगा ना, 0.02 का एंटीलॉग कितना है, 1047 आ गया। ये 0.02 का एंटीलॉग 1 के बाद हमने पॉइंट लगा देना, तो ये आपका आंसर है। थोड़ा मुश्किल है, दोबारा देखो। जब भी आपको पीएच गिवन होगा, कुछ भी पीएच गिवन होगा, उसका आपको एंटीलॉग देखना पड़ेगा। तो पीएच नेगेटिव में बदल जाएगा। क्यों नेगेटिव में बदल जाएगा, क्योंकि पीएच की डेफिनेशन यही है, माइनस लॉगरिथमिक ऑफ एच पॉजिटिव आयन। तो ऑब्वियसली जब आपको एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन फाइंड करिए, आपको माइनस उधर लेके जाना ही पड़ेगा। तो जब ये लॉग उधर जाएगा तो ऑलवेज आपको एंटीलॉग नेगेटिव नंबर का देखना पड़ेगा। एंटीलॉग किसका देखना पड़ेगा, पहले आप उस नेगेटिव नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, यानी कि जो उसमें इंटीजर वाला पार्ट होगा -3 उसको अलग कर दोगे, और उसमें जो 0.98 डेसिमल वाला पार्ट होगा -0.98 उसको अलग कर दोगे। फिर आपने क्या करना है, ऑलवेज 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। 1 ऐड, ऑलवेज 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट क्यों करना है, क्योंकि जो आप 1 ऐड कर रहे हो उससे जो नेगेटिव आपका डेसिमल वाला नेगेटिव नंबर था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका जो 1 ऐड करने की वजह से 1 माइनस कर रहे हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो यहाँ पे नंबर होगा वो एक बढ़ ही जाएगा। अगर -3 था तो वो -4 बन जाएगा, -4 था तो वो -5 हो जाएगा। तो आपको ऑलवेज 1 ऐड और ऑलवेज 1 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि जो 1 ऐड करोगे वो उस पॉइंट वाले माइनस नंबर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, जिसकी वैल्यू आप एंटीलॉग टेबल से देख लोगे। और जो उसकी वजह से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है वो नेगेटिव नंबर को 1 बढ़ा देगा। तो जो आपका ये नेगेटिव नंबर बढ़ गया -4, इसमें तो पावर में ही जाना है ऑलवेज।
और जो डेसिमल वाला नंबर है उसका आप वैल्यू कहाँ से देख लोगे, एंटीलॉग टेबल से। क्वेश्चन करके देखते हैं, अगर आपको समझ आ गया तो फिर हम अपना मेन सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वाले टॉपिक पे चलेंगे। लिखना पहले क्वेश्चन, कैलकुलेट हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन of a solution having pH 6.58. कल आपकी बाकी ट्यूशन्स का ऑफ है, तो कल सुबह रखने टाइम ऑफ पता क्या, मैंने आगे भी छुट्टियां करनी है तो भी कह रही थी, नहीं तो फिर 9 से 10 मुश्किल हो जाता है, तभी तो मैं रख नहीं पाई। 9 से 10 नहीं है ऑफ चीज। चलो देखते हैं, करें जरा क्वेश्चन। pH is equal to minus logarithmic of हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। अब pH की वैल्यू कितनी गिवन है, ये अगर किसी को ना पता हो तो ये 10 बेस होता है, इसकी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये लिखने के लिए 10 होता है, बिकॉज वी आर टेकिंग द लॉगरिथमिक टू द बेस 10। ये लिखोगे तब भी ठीक है, नहीं लिखोगे तब। अब माइनस उधर गया, अब लॉग उधर लेके जाएंगे, एंटी लॉग ऑफ माइनस 6.58। अब पहले मैंने आपको बोला है कि एंटी लॉग जिसका देख रहे हो उसमें -6 अलग कर दो, -0.58 अलग, -1 कर दो, +1 कर दो, ये करना ही करना है। एंटी लॉग ये बन गया -7 और ये बन गया 0.42। ये 10 की पावर -7 में चला गया, 0.42 का एंटी लॉग 2630। यूनिट्स आर ग्राम per liter।
topic. So now we are going to start the main topic, salt hydrolysis, जिसमें हमारे पास 4 केसेस आएंगे. Salts of strong acid and strong base, salts of strong base and weak acid, salts of weak base and strong acid, and last is the salts of weak acid and weak base. प्लीज इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझना, एंड दैट इज अ रीजन आई एम रिकॉर्डिंग इट, बिकॉज जो नहीं आए उनको ये टॉपिक, अगर आप सोचो ना कि यूट्यूब से हम कोई रैंडमली कोई भी वीडियो देख के समझ लेंगे, पॉसिबल ही नहीं है. ये टॉपिक ही बहुत टफ है. ठीक है, तो जहाँ पे आप 1-to-1 टीचर से मिल रहे हो वहाँ पे स्टिल आई विल ट्राई टू पुट दिस थिंग इन योर माइंड. बट अगर आप सोचो कि आप वैसे कोई रैंडम वीडियो देखो तो समझ आना मुश्किल है. सबसे पहले तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब समझो. नाम ही बता रहा है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कि जब हम किसी सॉल्ट को पानी में डालते हैं, सॉल्ट के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, केटायन और एक अनायन. जैसे मैं NaCl का एग्जांपल लूँ, NaCl इज अ सॉल्ट, तो NaCl में एक केटायन है Na पॉजिटिव और एक अनायन है Cl नेगेटिव. ओके, तो हर सॉल्ट के अंदर एक केटायन रहता है, एक अनायन रहता है. तो जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि जो उसका केटायन होता है Na पॉजिटिव, वो वाटर के OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करके बेस बना देता है NaOH, और Cl नेगेटिव जो उसका अनायन होता है वो H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके एसिड बना देता है. इन शॉर्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस जिसमें आप सॉल्ट को पानी में डालते हो और उसे एसिड और बेस मिल जाते हैं. मतलब न्यूट्रलाइजेशन की बिल्कुल उल्टी रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता था, हम एसिड और बेस डालते थे, वो आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते थे, सॉल्ट एंड वाटर. यहाँ उल्टा होगा, आप सॉल्ट को पानी में डालोगे और सॉल्ट क्या जनरेट करेगा, एक एसिड जनरेट करेगा और एक बेस जनरेट करेगा. अब इसकी इतनी सारी कैटेगरीज क्यों है? इसकी इतनी सारी कैटेगरीज इसलिए हैं क्योंकि हमने आज तक हमेशा सॉल्ट पढ़ा NaCl. अब NaCl को जब आप पानी में डालते हो तो NaCl में Na पानी के OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करके NaOH बनाता है विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और Cl नेगेटिव H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके HCl एसिड बनाता है विच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. यानी कि हमारे माइंड में हमेशा हम वो वाले सॉल्ट्स कंसिडर करते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के बने हैं. बट टुडे यू विल कम टू नो दैट देयर आर अदर कैटेगरीज ऑल्सो. ठीक है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग बेस पर वीक एसिड के बने हो, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो बेस वीक और एसिड स्ट्रॉन्ग के बने हो, कुछ सॉल्ट्स होते हैं जो एसिड भी वीक के बने हैं, बेस भी वीक के बने हैं. तो इन चारों केसेस का जब हम pH करना, हमने इसमें भी pH ही कैलकुलेट है. ठीक है, अब आप सोचोगे कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में सॉल्ट का pH क्यों कैलकुलेट करना है, सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है तो उसका pH तो ऑलवेज 7 होता है. नहीं, यही हमारी गलती है. अभी तक हमें लगता था कि सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल, बट आज मैं आपको जब डिफरेंट केसेस समझाऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सॉल्ट्स का pH 7 होता है, कौन से सॉल्ट्स का pH लेस देन 7 होता है, कौन से सॉल्ट्स का pH ग्रेटर देन 7 होता है. ठीक है, तो स्लोली वी विल स्टार्ट विद द कैटेगरीज. बट दोबारा से समझ लो, टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस. सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस जिसमें हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं और सॉल्ट का जो केटायन और अनायन होता है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड एंड बेस. ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. ऑब्वियसली हम पहली कैटेगरी से ही शुरू करते हैं. सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. अब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाले कई सॉल्ट हैं, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, NaNO3 हो गया, KNO3 हो गया, Na2SO4 हो गया, K2SO4 हो गया. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपको इतनी सारी एग्जाम्पल कैसे याद है, तो मैं आपको एक निशानी बताती हूँ. जिसके अंदर केटायंस आपको या तो Na पॉजिटिव दिखे या K पॉजिटिव दिखे, Na पॉजिटिव दिखे, K पॉजिटिव दिखे या Ca2 पॉजिटिव दिखे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वो सॉल्ट होंगे स्ट्रॉन्ग बेस के. क्योंकि तुम देख लो, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, CaOH ऑल्टोइज स्ट्रॉन्ग बेस होता है. और अगर उसके अंदर अनायन Cl नेगेटिव दिख रहा है तुम्हें, NO3 दिख रहा है या SO4,
तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अनायन होते हैं। तो मैंने निशानी तुम्हें दे दी कि तुम्हें कैसे पता लगेगा कि जो आपको सॉल्ट दिया हुआ है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है। ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ, ये निशानी मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये जो मुझे सॉल्ट गिवन है, इज इट अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या निशानी है, स्ट्रॉन्ग बेस की क्या निशानी है, कि या तो तुम्हें Na दिख रहा है, Na पॉजिटिव दिख रहा है, क्या दिख रहा है, पॉजिटिव कौन कौन से दिख रहे हैं, या तो Na पॉजिटिव दिख रहा है, या कौन सा दिख रहा है, K पॉजिटिव, या क्या दिख रहा है, Ca2 पॉजिटिव। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाने वाले हैं, क्योंकि Na क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, पोटेशियम क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस KOH, कैल्शियम क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग बेस CaOH ऑल ट्वाइस। और कौन से अनायंस दिख रहे हैं, या तो Cl नेगेटिव, क्योंकि Cl नेगेटिव HCl स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, NO3 HNO3 नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है, और H2SO4 SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड बनाता है। तो मैंने एग्जांपल ही वही दिए जिनमें या तो Na आ रहा था या Cl आ रहा था, या तो जिसमें K आ रहा था या Cl आ रहा था, या जिसमें Na आ रहा था तो NO3 आ रहा था, Na आ रहा था तो SO4 आ रहा था। मैंने सॉल्ट ही इन दोनों को कंबाइन करके ली, ठीक है। चलो ये तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा। अब मैं समझाने की कोशिश करती हूँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है क्या? ना सॉल्ट हाइड्रोलिसिस इज अ प्रोसेस जिसमें हम एक सॉल्ट लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने सॉल्ट को पानी में डाला तो क्या होगा, ये सॉल्ट को पानी में डाला तो क्या होगा, सॉल्ट के अंदर एक कैटायन है और एक एनायन है। अब इस सॉल्ट का ये जो कैटायन है Na पॉजिटिव, ये वाटर के कौन से आयंस को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव आयंस को। तो Na पॉजिटिव अगर वाटर के OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा तो क्या बना देगा, है ना, वाटर के OH नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना Na पॉजिटिव। अगर Na पॉजिटिव OH को अट्रैक्ट करेगा तो NaOH बना देगा, और Cl नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, H पॉजिटिव को। तो यानी कि एक हमें स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया और एक हमें क्या मिल गया, स्ट्रॉन्ग एसिड। इतनी बात समझ आ गई। दिस इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, कि मैंने एक सॉल्ट लिया, उसको पानी में डाला, और जैसे ही मैंने सॉल्ट को पानी में डाला उसने दो चीजें प्रोड्यूस करनी है, एक एसिड प्रोड्यूस करना है और एक बेस प्रोड्यूस करना है। बट जो मैंने पहले एग्जाम्पल में सॉल्ट लिया है, बाई चांस उसने एसिड भी स्ट्रॉन्ग दिया HCl और बेस भी स्ट्रॉन्ग दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सॉल्ट होते हैं ना, जो सॉल्ट होते हैं ये तो 100% आयंस में टूटते हैं, चाहे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है जो कि हम कर रहे हैं, चाहे आप अगली कैटेगरीज के भी सॉल्ट करोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या वीक एसिड वीक बेस, तब भी सॉल्ट 100% आयंस में ब्रेक होता है। तो अगर NaCl 100% आयंस में ब्रेक होता है तो मैं इसको लिख सकती हूँ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। NaCl को मैं क्या लिख सकती हूँ, Na पॉजिटिव एंड अलग अलग करके लिख सकती हूँ क्योंकि 100% आयंस में ब्रेक होता है, वाटर तो कोवलेंट कंपाउंड है। अब जो इसने बेस दिया वो भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी 100% आयंस में ब्रेक होगा। तो मैंने NaOH को भी अलग करके लिख दिया, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। इसने जो एसिड दिया वो भी क्या था, तो ये भी 100% आयंस में टूटेगा, तो मैंने इसको अलग कर दिया। अब जब मैंने इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जितनी भी स्ट्रॉन्ग चीजें थी जो 100% आयंस में ब्रेक हो रही थी, तो जब मैंने उनको आयंस में ब्रेक कर करके लिखा तो जो कॉमन आयंस है वो तो कट ही जाएंगे, यानी कि जो Na पॉजिटिव आयन है वो इधर भी है इधर भी है, Cl नेगेटिव इधर भी है इधर भी है। तो जब मैंने सारे कॉमन आयंस ब्रेक कर दिए तो अल्टीमेटली जो मेरी इक्वेशन बनी दैट इज H2O गिव्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, यानी कि मेरा कंप्लीट salt hydrolysis of a strong acid and strong base reduced to this equation। जब मैंने salt hydrolysis कैसे salt की करी, जो कि strong acid और strong base से बना हुआ था, तो ऐसे salt की salt hydrolysis करने से मेरे पास ये equation रहेगी। इस equation में पानी के अलावा कुछ नहीं है, पानी में जितने H पॉजिटिव उतने, तो ऐसे वाले सॉल्ट का तो pH हमें कैलकुलेट करने के लिए आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसे वाले सॉल्ट का तो pH ऑलवेज क्या होगा 7, क्योंकि इस सॉल्ट में जितने H पॉजिटिव निकले उतने ही OH नेगेटिव निकले। तो पहली कैटेगरी के कोई न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बस पहली कैटेगरी आपको आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए। कल को कोई MCQ आ जाए कि आइडेंटिफाई आउट ऑफ द फॉलोइंग विच सॉल्ट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप कैसे पहचानोगे, 4 ऑप्शन हो तो आपको जिस ऑप्शन में कौन कौन से पॉजिटिव आयन दिख रहे होंगे, या तो Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव या Ca2 पॉजिटिव, और उसके साथ अनायन कौन सा लगा होना चाहिए, या तो Cl नेगेटिव या NO3 नेगेटिव या SO4 नेगेटिव। अगर कॉम्बिनेशन आपको ऐसे कैटायन या ऐसे अनायन का दिख रहा होगा जिस ऑप्शन में,
आप उसको टिक कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ कि दिस इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और उसका पीएच अगर कैलकुलेट करना आ जाए तो आप बोलोगे कि इसका पीएच कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका पीएच ऑलवेज क्या होगा 7, क्योंकि जब हम इसकी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करके देख रहे हैं तो सारे कॉमन आयंस कैंसिल हो रहे हैं एंड वी हैव जस्ट रिड्यूस्ड टू द इक्वेशन वाटर ब्रेकिंग इनटू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और वाटर के अंदर जितने H पॉजिटिव होते हैं उतने ही OH नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में कुछ ज्यादा समझाने वाला था नहीं, कोई न्यूमेरिकल इसके आने नहीं है, तो मैं सीधा सेकंड कैटेगरी से भी स्टार्ट कर सकती थी, बट आज मैं 2 ही कैटेगरीज लूंगी क्योंकि आई डोंट वांट कि फ्लो अप करूं मैं। फर्स्ट कैटेगरी की तो न्यूमेरिकल ही है, सेकंड कैटेगरी में डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आएंगे, मैं 2-2 कैटेगरी करके ही 4 कैटेगरी फिनिश करूंगी। अब मैं सेकंड कैटेगरी उठा रही हूँ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड बट स्ट्रॉन्ग बेस। अब बेस मेरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए लेकिन एसिड वीक होना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग बेस के कौन कौन से केटायंस थे, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव या Ca2 पॉजिटिव, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो केटायन तो अभी भी यही रहेंगे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, लेकिन अनायन उनमें से कोई नहीं होगा। Cl नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। NO3 नेगेटिव नहीं हो सकता, SO4 नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हमने नेगेटिव आयन कुछ और ले लिया, जैसे मैंने ले लिया CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तो कल को अगर आपके सामने मैं ये सॉल्ट रख दूं और आपसे पूछूंगी गाइस टेल मी ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का है, तो आप बोलोगे कि मैम बेस तो स्ट्रॉन्ग ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस के लिए कौन से केटायन बताए थे, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव या, तो इसमें Na पॉजिटिव तो अभी भी है, इसमें Na पॉजिटिव तो अभी भी है, बट नेगेटिव आयन कौन सा नहीं है, स्ट्रॉन्ग वाला नेगेटिव आयन नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कौन से नेगेटिव आयन थे, या तो Cl नेगेटिव हो, क्या इसमें Cl नेगेटिव है, क्या इसमें NO3 नेगेटिव है, क्या इसमें SO4 नेगेटिव है, इसमें कौन सा नेगेटिव आयन है, CH3COO नेगेटिव एसिटिक एसिड का एसिटेट आयन। तो ये आपको इतना तो पता लग गया कि मैम इसमें जो भी नेगेटिव आयन है, मैम ये Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव या SO4 नेगेटिव में से तो नहीं है जो आपने बताया था, तो पक्का ये वीक एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग है, वीक एसिड है। ठीक है, अब ये सॉल्ट बन गया, दिस बिकेम द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, क्योंकि एसिड के नेगेटिव आयन वो नहीं है जो होने चाहिए, पर बेस अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब चलो इसको पानी में डालो। अब जब इसको पानी में डालोगे तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3COO नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो कौन सा एसिड बनाएगा, CH3COOH एसिटिक एसिड जो कि वीक एसिड है, और बेस कौन सा प्रोड्यूस करेगा, Na पॉजिटिव वाटर के OH नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। यानी कि ऑब्वियसली जब आपने सॉल्ट ही ऐसा लिया है जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, तो वो प्रोड्यूस भी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही करेगा, प्रोड्यूस भी क्या करेगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसको आयंस में तोड़ने की कोशिश करते हैं। सॉल्ट मैंने आपको बोला था कि जैसा मर्जी हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, चाहे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का हो, सॉल्ट हमेशा 100% ब्रेक होता है। सॉल्ट हमेशा कितने % ब्रेक होता है, 100। तो इसको मैंने आयंस में तोड़ दिया, सॉल्ट ये वाले सॉल्ट को मैंने 100% आयंस में तोड़ दिया, CH3CO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है, अब बारी आई एसिड की। एसिड क्या था, तो मैं इसको 100% आयंस में ब्रेक नहीं कर सकती, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। और NaOH क्या निकला, ये टफ चीज है, प्लीज इसको कॉन्सेंट्रेट करोगे तब समझ आएगा। सॉल्ट को मैं फिर से आयंस में ब्रेक करके लिख रही हूँ, क्योंकि आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर कि सॉल्ट किसी भी कैटेगरी का हो वो 100% ब्रेक होता है, बट इस सॉल्ट ने जो प्रोड्यूस करा वो एसिड कैसा निकला, तो उसको मैं 100% आयंस में ब्रेक नहीं कर सकती, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग बेस था उसको मैंने Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक। अब इसमें जो कॉमन आयंस है उनको कैंसिल कर दो, Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव कैंसिल, और तो कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा। अब तुम ध्यान से देखो, इस सॉल्ट की जब तुमने हाइड्रोलिसिस करी है, इसमें जो ओवरऑल आयंस है वो कौन सी निकल के आ गए, OH नेगेटिव, मतलब कि द pH ऑफ दिस सॉल्ट विल बी ग्रेटर देन 7, क्योंकि ओवरऑल बेसिक निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है,
तो इस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में जब आप पीएच कैलकुलेट करोगे वो ग्रेटर देन 7 आने वाला है, क्योंकि इस OH नेगेटिव की वजह से दिस इज गोइंग टू बी बेसिक या एल्कलाइन। अब पीएच कैलकुलेट करेंगे कैसे, थोड़ा सा अब अपनी बेल्ट मान लो, क्योंकि अब चीजें टफ होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन बनी है CH3COO नेगेटिव gives CH3COOH, ये आपकी जो सोल्ट हाइड्रोलिसिस की जो फाइनल इक्वेशन बची है इसमें इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये सॉल्ट 100% आयंस में मतलब 100% वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस नहीं दे रहा, तो इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अब आप रिप्रेजेंट करोगे KH से। जैसे हम एसिड के डिसोसिएशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, Ka। बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करते थे, Kb। अब यहाँ पे किसकी बात चल रही है, एक सॉल्ट की। अब कहोगे मैम ये पूरा सॉल्ट तो नहीं है, पूरा सॉल्ट नहीं है क्योंकि उसके Na पॉजिटिव कट गए, बट है तो ये सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस ही। ये जो इक्वेशन अल्टीमेटली आई है, आप इसको बोलोगे अनायनिक हाइड्रोलिसिस। आप इसको अनायनिक भी बोल सकते हो क्योंकि उसका केटायन कट गया, बट अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस तो हमने किसकी करी थी, सॉल्ट की। तो इसमें जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा इसको हम किसकी टर्म्स में लिखेंगे, KH। क्या आएगा, प्रोडक्ट अपॉन KH की वैल्यू क्या आएगी, प्रोडक्ट इसमें क्या है CH3COH OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। वाटर लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट होता है 1। इक्वेशन 1 बन गई। यहाँ पे सबको समझ आया कि व्हाट इज KH, इट इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। KH को बोलते क्या है, दिस इज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेरिवेशन एक बार करा रही हूँ, फॉर्मूले एंड में रटने पड़ेंगे, ठीक है, बट एक बार डेरिवेशन देख लो। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस करी। बस ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में से सॉल्ट को एसिड कौन सा निकला था, CH3CO विच इज वीक। तो वीक एसिड भी टूटेगा नहीं पूरी तरह से आयंस में। CH3COH भी कैसे टूट रहा होगा, इक्विलिब्रियम इन CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव, क्योंकि ये 100% ब्रेक नहीं होता, तो इसके भी अपने आयंस के साथ क्या सेटअप हुआ होगा, इक्विलिब्रिया। अब ये इक्विलिब्रिया किसका सेट हुआ है, एसिड का, तो इसकी Ka की वैल्यू लिखो, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। और एक वाटर का Kw आपको पता है क्या होता है, H पॉजिटिव इंटू इक्वेशन नंबर 3। KH आ गया, Ka आ गया, और हमारे पास क्या आ गया, Kw। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और 2 को मल्टीप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन में कौन सा कांस्टेंट था, KH। सेकेंड इक्वेशन में कौन सा कांस्टेंट है, बताना। KH की राइट हैंड साइड, KH की राइट हैंड साइड फर्स्ट इक्वेशन की बोलो, CH3 इंटू डिवाइडेड बाय, और Ka की राइट हैंड साइड बताओ, CH3 इंटू डिवाइडेड बाय CH3। अब CH3COH CH3, अब ये क्या बच गया, OH नेगेटिव इंटू, और OH नेगेटिव इंटू H पॉजिटिव क्या होता है, तो हमारे पास क्या डिराइव करके आ गया कि KH इंटू Ka इज इक्वल टू KW। तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज KW बाय Ka। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, ये डेरिवेशन कहीं नहीं पूछी जाएगी, बट ये फॉर्मूला अगर मैं सीधा बोल देती कि रट लो KH इज इक्वल टू KW बाय Ka, तो आपको पता ही नहीं लगता कि KH है क्या। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि KH सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट है, Ka एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और जब हमने KH और KW को KH और Ka को मल्टीप्लाई किया वो किसके बराबर आ गया, KW। KH और Ka को मल्टीप्लाई किया तो वो किसके बराबर आ गया, तो इनडायरेक्टली व्हाट इज KH, KW डिवाइडेड बाय Ka। ठीक है, अब ये तो हमारे पास KH है, KH इज नोन एज हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सॉल्ट जो हमने सॉल्ट लिया ये कितने परसेंट आयंस में ब्रेक हो रहा है, यही वाला सॉल्ट जो था हमारे पास, इसी को मैं वापस इक्वेशन ले रही हूँ, CH3COO नेगेटिव प्लस वाटर
ये जो हमारे पास सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस चल रही थी जिसने एसिड बनाया था COH3COH प्लस OH नेगेटिव, तो अगर इसकी कंसंट्रेशन C है, अगर मैं यही वाला सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी लेती हूँ C, तो ये कितने परसेंट एसिड देगा, कितने परसेंट बेस देगा, मतलब जब आप इस सॉल्ट को पानी में डालोगे तो इसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तो ये कितने परसेंट एसिड देगा, कितने परसेंट बेस देगा। तो जैसे हम वीक एसिड और वीक बेस का पीएच निकालते थे, हम बोलते थे ना लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी अल्फा, वहां पे हम क्या मानते थे, लेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बी, यहाँ पे हम मानेंगे लेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, लेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बी H। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को अल्फा से रिप्रेजेंट नहीं करना, फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी। जब भी हमने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केस में डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है तो उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करनी है। इसका मतलब है कि जब ये सॉल्ट में पानी में जाएगा तो ये कितने परसेंट एसिड और कितने परसेंट बेस देगा, H। तो ये कितने कितने प्रोड्यूस होंगे, CH, और ये भी कितने प्रोड्यूस होंगे, तो ये बच कितने जाएंगे, C माइनस। अब दोबारा से हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट लिखो। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो CH इंटू CH डिवाइडेड बाय C माइनस CH। तो KH का फॉर्मूला क्या आ गया, नीचे से C कॉमन, C से C कट गया। अगर H इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो इग्नोर करके यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ गया H² इज इक्वल टू KH बाई C। H का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट KH बाय, H का फॉर्मूला क्या आ गया, फिर डेरिवेशन देखते जाओ, लर्न नहीं करनी, मैं बस फाइनल जो फॉर्मूला है वो याद करवाऊंगी। H का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट KH बाय, जैसे अल्फा का फॉर्मूला आता था रूट KA बाय C, या अल्फा का फॉर्मूला आता था रूट KB बाय C, यहाँ पे अल्फा की जगह H आ गया और Ka या KB की जगह KH आ गया। तो अगर आपको डेरिवेशन ना भी याद हो, अगर आपको कल को डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी आ जाए, फॉर्मूला तो आपको याद रह ही सकता है कि डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालनी है तो मतलब अल्फा की तरह H निकालना है। अल्फा की तरह क्या निकालना है, अल्फा का फॉर्मूला हमने क्या लर्न किया हुआ है, रूट KA बाय C या रूट, यहाँ पे H का फॉर्मूला क्या हो चुका, रूट KH बाय C। अब ये जो H आया है, इस H को अगर मैं C से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, अगर मैं यहाँ पे OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन CH होगी तो यानी कि जो मेरा H आया है अगर मैं उसको C से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा रूट C इंटू KH। तो मेरे पास किसकी कंसंट्रेशन आ गई, OH नेगेटिव की। लेकिन हमें OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से ज्यादा इंटरेस्ट किस कंसंट्रेशन में होता है, H पॉजिटिव, क्योंकि हम pH निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं, तो H कैसे निकलेगा, H निकलेगा KW डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव, क्योंकि KW क्या होता है, H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। तो अगर मुझे H पॉजिटिव निकालना है तो मैं KW को किससे डिवाइड कर दूंगी, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन मेरे पास क्या आ चुकी है, रूट C बाय, बोलो रूट C बाय, अब pH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ KW क्या था, नहीं यहाँ से KW क्या था, KH इंटू KW हमारे पास था KH इंटू KA, नीचे रूट C पड़ा, रूट KH पड़ा, तो एक रूट KH ऊपर वाले रूट KH से डिवाइड हो जाएगा, तो रूट KH बाई C इंटू KA। इसको पुट करा मैंने, देखते जाओ बस, समझ कुछ नहीं आएगा मुझे पता है, KA इंटू रूट KH बाई C। अब यहाँ पे मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग M प्लस लॉग M, देखते जाओ बस, लॉग M प्लस लॉग M, इस रूट को मैंने हाफ कर दिया। नाउ व्हाट इज माइनस लॉग KA, माइनस ये 1/2 आगे आ गया, लॉग KH प्लस लॉग C, व्हाट इज माइनस लॉग ऑफ KA, pKa। जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव pH होता है, माइनस लॉग ऑफ KA को क्या बोलेंगे, व्हाट इज लॉग KH, लॉग KH की बच्चा ये W होना चाहिए, कुछ गड़बड़ हो रहा है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन
KW by CH के बाद KW H क्या था नोट एक मिनट H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन जो मैंने पुट करनी है वो KW की टर्म्स में पुट करनी है KW KA/C। यहाँ पे लॉ की प्रॉपर्टी लगी KW K का हाफ माइनस C का हाफ, तो माइनस लॉग KW 1/2 माइनस 1/2 लॉग KA माइनस हाफ माइनस माइनस प्लस लॉग C। बट इफ लॉग KW 10 की पावर -14 होता है तो माइनस लॉग ऑफ KW क्या होगा 14 और बट इफ माइनस लॉग ऑफ KA PKA प्लस 1/2 लॉग C। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया 7 प्लस हाफ PKA प्लस लॉग C। अब मैं आपको बताती हूँ तुम्हें करना क्या। देखो हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर दिया pH का जो कि हमने अप्लाई करना है उन सॉल्ट के लिए अगर सॉल्ट हमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का आ जाए। देखो क्यों, हमने जो फर्स्ट कैटेगरी करी थी वो कौन सी सॉल्ट की कैटेगरी थी, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जब दोनों स्ट्रॉन्ग थे तो न्यूट्रल आ रहा था सोल्यूशन, पीएच क्या आ रहा था 7, पीएच क्या आ रहा था। अभी जो हमने कैटेगरी करी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो जब मैं उसकी आपको इक्वेशन डिवाइड करके दिखा रही थी तो अल्टीमेटली OH नेगेटिव बच रहे थे। अल्टीमेटली क्या बच रहे थे, तो मैंने तुम्हें बोला था कि इस वाले सॉल्ट का पीएच ग्रेटर देन 7 आएगा। तो जो हमारा फॉर्मूला डिराइव होकर आया उसमें 7 के बाद प्लस आ रहा है, 7 के बाद क्या आ रहा है, तो यानी कि अगर कोई चीज उसमें ऐड होगी तो ऑटोमेटिकली पीएच ग्रेटर देन 7 चला जाएगा। तो तुमने याद कैसे करना है फॉर्मूला, जब अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा सॉल्ट आए जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का है तो पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मेरे को पूरी डेरिवेशन नहीं आती, बट मुझे एक चीज याद है कि जब मैंने डिराइव कराया था तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट था वो अल्टीमेटली अल्कलाइन निकला था। क्या निकला था, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन बन रही थी उसमें अल्टीमेटली OH नेगेटिव आयंस बच रहे थे। देखो जब मैंने तुम्हें करवाया था तो जो आयंस कट रहे थे तो अल्टीमेटली कौन से आयंस निकल रहे थे, OH नेगेटिव। तो इतना तुम्हें याद आ जाएगा, अल्कलाइन है, अल्कलाइन है तो मतलब इसका पीएच ग्रेटर देन 7 है। तो इसका जो फॉर्मूला तुम यूज करोगे पीएच का वो 7 प्लस होगा। 7 क्या होगा प्लस। अब प्लस करना क्या है ये तुम याद कर लो, 7 प्लस हाफ, पहले हाफ आएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा पीके, पीके भी नहीं आएगा। पीके भी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सॉल्ट है वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। जो चीज स्ट्रॉन्ग होती है उसका केबी नहीं होता, केबी या के किसका होता है वीक वाले के। तो ये सॉल्ट कौन सी कैटेगरी का है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी का सॉल्ट है तो इसके पीएच के फॉर्मूले में केबी तो आ ही नहीं सकता, तो पहले क्या आएगा के नहीं। बट तुम्हें पीके क्वेश्चन में ना गिवन हो तो पीके कैसे निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो के गिवन होता है, पीके कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ और लास्ट में लॉग सी। अब जो थर्ड कैटेगरी है जो मैं तुम्हें ना भी कराऊं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर मैं सारी डेरिवेशन ना भी कराऊं, एक मिनट, वीक बेस, थोड़ा इसको देख के आइडिया निकाल सकते हो कि इसका पीएच फॉर्मूला क्या निकलेगा। एक तो 7 माइनस आ जाएगा, वेरी गुड, क्योंकि देखो जब मैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ले रही थी तो वो अल्कलाइन निकल रहा था तो उसका पीएच क्या आ रहा था 7 से ज्यादा, 7 से
बट वीक। इसका सोल्यूशन अल्टीमेटली क्या निकल रहा होगा? एसिडिक। इसका सॉल्ट क्या निकल रहा होगा अल्टीमेटली? तो इसका जो पीएच का फॉर्मूला, जो भी इतनी बड़ी डेरिवेशन अगर मैं तुम्हें करवाऊं तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला निकलेगा पीएच का वो क्या निकलेगा। इसलिए मैं बच्चों को एंड में यही बोलती हूँ फॉर्मूला ही लर्न करो, क्या है इसका फॉर्मूला। और कैसे फॉर्मूला याद करोगे? अगर तुम्हें सेकंड कैटेगरी का याद हो गया कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का 7+ है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का क्या होगा? 7-। तो पीके की जगह क्या आ जाएगा? पीके भी हाफ। तो सेम पीके की जगह क्या आ जाएगा? पीके प्लस पीकेबी प्लस लॉन्ग। यहां तक समझ आ गया? लास्ट कौन सी कैटेगरी रहेगी? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड। अब वीक एसिड एंड वीक बेस में क्या कहते हैं? एक तो पीकेबी भी आएगा, पीकेए भी आएगा, क्योंकि एसिड भी वीक है और बेस भी। तो अब तक या तो पीके आता था या अब दोनों वीक है तो पीके भी आएगा, पीके। अब 7 के बाद क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? अब वो डिपेंड करेगा कि सॉल्ट वीक एसिड का वीक बेस क्या है, एसिड ज्यादा वीक है या बेस ज्यादा वीक है। अगर तो एसिड ज्यादा वीक है तो ओवरऑल वो अल्कलाइन निकल जाएगा। अगर बेस ज्यादा वीक है तो ओवरऑल वो क्या निकलेगा? एसिडिक। तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते कि फोर्थ कैटेगरी का जो पीएच आएगा वो 7 से ज्यादा आने वाला है या 7 से। दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ पीके एंड That will depend upon the values of pK and। तो इसके जो फॉर्मूला होगा लास्ट कैटेगरी का बोलो, उसमें क्या आएगा? 7+½ हम इस पे आया था न्यूमेरिकल लास्ट कैटेगरी से, कुछ नहीं करना था, बाद में प्लस रखना है। अब तुम कह रहे होगे कि मैम प्लस क्यों रखना है माइनस? वो अल्टीमेटली जो अंदर वाली वैल्यूज है, अगर अंदर वाली वैल्यूज पीके ज्यादा हुआ पीकेबी से तो अल्टीमेटली पॉजिटिव आ जाएगा। अगर पीके कम हुआ तो माइनस प्लस को क्या कर देगा? माइनस। तो तुमने एक बार प्लस करना है, अंदर पीके और पीकेबी की वैल्यूज डिसाइड करेंगे कि पीएच 7 से ग्रेटर आने वाला है या कम आने वाला है। चारों कैटेगरीज का पीएच याद करके जाएंगे आज। सबसे पहले क्या था? सबसे पहले कौन सी कैटेगरी थी? पता कैसे लगेगा कि जब मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, उन्होंने ना बताया हुआ कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की क्या निशानियां थी? कौन से कैटायन दिखेंगे? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव या स्ट्रॉन्ग एसिड की क्या निशानी थी कि उसमें कौन से अनायन दिखेंगे? Cl नेगेटिव, SO4। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सच कैटायन एंड अनायन का मतलब है कि कौन सा सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड और। तो इसका पीएच तो हमें निकालना ही नहीं है, इसका फॉर्मूला में कोई फॉर्मूला नहीं है क्योंकि इसका पीएच क्या आएगा? 7। इसका पीएच क्या आएगा? न्यूट्रल। सेकंड कैटेगरी हमने क्या करी? बेस अभी भी क्या है, यानी कि अभी भी तुम्हें कैटायन कौन से नजर आएंगे? Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव या। बट अनायन जो मैंने तुम्हें बताए थे Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO42 नेगेटिव, उनमें से कोई भी अनायन नजर, कोई और ही अनायन नजर आएगा, जैसे कि CH3COO नेगेटिव। तो जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है तो इसका सोल्यूशन क्या निकला था? एसिडिक या अल्कलाइन? अल्कलाइन, क्योंकि अल्टीमेटली क्या निकलते हैं? तो इसका 7+ होगा कि 7- होगा? 7 में क्या आएगा? और पूरा फॉर्मूला हमने याद करना है, बोलो pH = 7 में क्या प्लस करना है? 7+½ ब्रैकेट में प्लस फॉर्मूला याद करेंगे। बट जब भी क्वेश्चन आएगा तो पीके नहीं गिवन होगा, दिया क्या होगा? Ka। तो पीके कैसे निकालोगे? माइनस लॉग ऑफ Ka। ठीक है। थर्ड कैटेगरी थी कि एसिड अभी भी स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा तो अभी तुम्हें Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, SO42 नेगेटिव नजर आ रहे होंगे, लेकिन बेस क्या हो चुका है? तो Na पॉजिटिव नहीं नजर आएगा, उसकी जगह NH4 पॉजिटिव, कुछ अलग सा पॉजिटिव होगा। Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव नजर नहीं आएंगे। तो अगर तुम्हें Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव नजर नहीं आ रही तो बेस क्या हो चुका है? लेकिन एसिड अभी भी क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है इसका क्या निकल के आता है? एसिडिक। एसिडिक निकल के आता है तो पीएच के फॉर्मूले में 7 में क्या कर दोगे? और ब्रैकेट में क्या है? प्लस। जब लास्ट कैटेगरी आती है, अब यहाँ तक आते आते तो बच्चा समझ ही नहीं पाता सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक एसिड वीक बेस, कंफ्यूज हो जाओगे। अरे इससे भी आसानी बताओ, अगर क्वेश्चन में उन्होंने के भी दिया हुआ है और केबी भी दिया हुआ है, आपने क्वेश्चन रीड किया कि एक सॉल्ट है वो ये कर रहा है, आपको वैल्यूज तो गिवन होगी ना। आपने जब पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको नहीं समझ आया कि ये सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का, लेकिन आपने देखा कि इसमें पीके भी गिवन है। और पीके ऐसी कौन सी कैटेगरी होती है जिसमें पीके भी गिवन हो
और वीक एसिड और वीक बेस सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका न्यूमेरिकल मैंने बहुत बार आते देखा, तो इसका फॉर्मूला याद कर लो 7 प्लस हाफ ब्रैकेट में pKa माइनस, अगर pKa की वैल्यू बड़ी हुई तो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगी, pH 7 से ग्रेटर आ जाएगा, और अगर pKa की वैल्यू pKb से कम हुई तो अंदर वाला नेगेटिव होगा तो माइनस होगी, तो अपने आप ही pH ग्रेटर आना होगा तो ग्रेटर आ जाएगा, कम आना होगा तो तुमने बस एक ही फॉर्मूला याद करके जाना है कि अगर मुझे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस वीक एसिड और वीक बेस का आया तो मैंने पीएच का फॉर्मूला कौन सा याद करके जाना है। मेरे साथ दोबारा लास्ट में जाते हुए बोलो, पीएच इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 ब्रैकेट में pKa माइनस pKb। तो आज मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चन दूंगी, हो गए तब भी ठीक है, नहीं हुए तब भी ठीक है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस नहीं करे हैं, सिर्फ इन फॉर्मूलोज को अप्लाई करके देख लेना। ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगी, थोड़े से क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। अब कल क्लास लगानी है सुबह, कल ऑफ दे दूं, फिर परसों कितने चैप्टर्स का टेस्ट है, कौन कौन से प्लीज दे देना टेस्ट, ठीक है। और जिन बच्चों ने कल वाला नहीं दिया उनका मैं रीशेड्यूल करूंगी, लेकिन एक बार बच्चे आ जाएं, क्योंकि अब बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो कल रीशेड्यूल करूंगी, कल भी 7 की जगह 7 बच्चे आ जाएंगे, तो लेट एवरीवन कम फर्स्ट देन वी विल रीशेड्यूल अगेन कल वाला टेस्ट। पर जिन्होंने दे दिया उनका दोबारा नहीं लूंगी, ठीक है।